थे, जहाँ पर उनकी जो बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक पिताजी और बच्चों की इच्छाएं पूरी करती रहती थी। यहाँ पर लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन और बेपढ़ी लिखी कहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इस प्रकार से कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक माँ होती है उसका दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। वह परिवार के लिए इतना कुछ करती है, उसके समर्पण भाव को देखते हुए उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेखिका ने जो कहा है वही पढ़ रहे हैं। जो माँ है वो सारा दिन बच्चों और पिता की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में लगी रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेखिका बताती हैं कि जब तक हम अजमेर नहीं आए थे उससे पहले हम इंदौर में रहते थे, और वहाँ पर जो पिताजी थे उनका बहुत अधिक मान सम्मान था और उनके पास बहुत अधिक धन दौलत हुआ करती थी। उनके पास 8-10 विद्यार्थी भी आते थे जिनको वे घर पर पढ़ाया करते थे, और उन्होंने अच्छी अच्छी और ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त कर ली थी। लेकिन पिताजी की जो दरियादिली थी उनके चर्चे कम नहीं थे, और वे बेहद ही कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। लेकिन जब उनके जो अपने थे उन्होंने उनको धोखे दिए, जिस कारण से वो बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के और अहंवादी बन गए थे, जिसका प्रभाव उनके परिवार के ऊपर भी पड़ा। लेखिका कहती हैं कि हम आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए। आर्थिक झटका मतलब आर्थिक रूप से उन्हें बहुत अधिक नुकसान हो गया, जिस कारण से उनके पिताजी इंदौर को छोड़ करके अजमेर आ गए। वहाँ पर आने के पश्चात उनके पिताजी ने अंग्रेजी और हिंदी का शब्दकोश लिखा, जिसका नाम है विषयवार। इस काम को उन्होंने पूरा किया, और हिंदी का यह पहला अकेला शब्दकोश था। लेखिका बताती हैं कि यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। लेखिका बताती हैं कि जो शब्दकोश उन्होंने लिखा उससे उनको प्रसिद्धि मिली, नाम तो मिला, लेकिन आर्थिक रूप से पैसे के रूप में उनको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए जो पिताजी के अंदर जो सकारात्मक चीज़ें थी, जो सकारात्मक गुण थे, वो पहलू उनके ख़त्म होने लगे। यानी कि उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें थी वो आर्थिक रूप से उनके कमज़ोर होने के कारण वो सकारात्मक पहलू भी उनके एक धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे। उनको बहुत अधिक गुस्सा आने लगा, वे हर किसी के ऊपर शक भाव से देखने लगे, हर एक किसी के ऊपर शक करने लग गए थे। लेखिका बताती हैं कि जो पिताजी थे वो बहुत अधिक क्रोध करने लगे थे। जो उनकी माँ है वो हमेशा उनके पिताजी से के पास आते हुए कँपाती थी और थरथराती थी। उनको उनसे बहुत अधिक डर लगता था। लेखिका कहती हैं कि उनको बहुत अधिक जीवन में धोखे मिले, उनके अपनों ने उनको धोखा दिया, जिसके कारण से पिताजी बहुत ही शक्की स्वभाव के बन गए थे। वो सबके ऊपर शक करने लग गए थे। लेखिका कहती है कि यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की, उनके मतलब पिताजी के व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और कौन सी खामियां मतलब कमियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। लेखिका कहती है कि मैं अपने पिताजी का यहाँ पर जो जिक्र कर रही हूँ मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर मेरे पिताजी का कितना प्रभाव पड़ा है। जाने अनजाने जिनके पास हम रहते हैं उनका हमारे व्यवहार के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है। लेखिका कहती है कि मैं काली हूँ, बचपन से ही दुबली और मरियल भी थी, और गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। लेखिका बता रही हैं कि वो शुरू से ही काली हैं, बचपन से ही दुबली और मरियल हैं, और उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था। और उनकी जो 2 साल बड़ी बहन थी उनसे खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख थी, उसका नाम था सुशीला। हर बात में सुशीला की और मनु भंडारी जी की तुलना की जाती, और पिताजी हमेशा ही सुशीला की तारीफ करते। इस कारण से उनके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। लेखिका यहाँ प्रकाश डालना चाहती हैं कि उनकी बहन के गोरे रंग के कारण और उनके स्वयं के
काले रंग के कारण हमेशा उनको हीन भावना का सामना करना पड़ा। इसलिए हमें जीवन में कभी भी रूप रंग इस तरह की भेदभाव के ऊपर ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान के दिए हुए चीज़ें होती हैं, इनमें हमारा कोई वश नहीं होता। किसी के ऊपर कटाक्ष करना, किसी को इस विषय में आक्षेप करना तो बिल्कुल गलत बात है। तो लेखिका कहती है कि मेरे जीवन में ये चीज़ें बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। लेखिका कहती हैं कि अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। लेखिका कहती हैं कि मेरी टक्कर मेरे पिताजी से चलती रहती थी। विचारों का जो टकराव था वो होता था, लेकिन पता नहीं कितने ही रूपों में मेरे अंदर उनकी जो चीज़ें हैं वो समा गई हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। यहाँ लेखिका ये कहना चाहती हैं कि जो चीज़ें हमारे साथ बचपन में बहुत बार बार जिन चीज़ों को हमको सहन करना पड़ता है, उनका असर हमारे जीवन के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। वो चीज़ें हमको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में दिखाई देती हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय तक बना रहता है। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। लेखिका कहती हैं कि जो पिताजी थे उनसे बिल्कुल अलग थी मेरी माताजी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति भी शायद उनमें थी। लेखिका कहती हैं कि उनके अंदर सहन शक्ति बहुत अधिक थी। हमेशा ही वह सब की जिद पूरा करने में लगी रहती थी, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में ही अपना सुख वो महसूस करती थी। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। लेखिका कहती हैं कि वो धरती की तरह सहनशील थी, निहायत असहाय मतलब हमेशा ही असहाय दिखाई देती थी, मजबूरी में हमेशा प्रतीत होती थी। उनका यह त्याग मेरे लिए आदर्श नहीं बन सका, मतलब उनसे वो अपने जीवन में ऐसे गुण ग्रहण नहीं कर पाई कि वो उनको आगे बढ़ाने में सहायक बने। वो उनको अपना आइडियल आदर्श नहीं मान सकी कभी भी। उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। लेखिका कहती है कि मैं अपने पिताजी की जो बातें हैं उनको यहीं पर विराम देती हूँ और स्वयं के जिक्र के ऊपर आ जाती हूँ। लेखिका कहती हैं कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, कि वो 5 भाई बहन हैं जिनमें सबसे छोटी हैं लेखिका मन्नू भंडारी जी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय शायद 7 साल की थी और उनका एक की जो धुंधली सी याद है वो मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल, सतोलियाँ, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुटे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का भी काम किया। यहाँ पर लेखिका ने अपने बचपन में आए जो वो खेल होते थे, जो घर के अंदर भी और बाहर भी खेले जाते थे, उनका जिक्र यहाँ पर किया है। लेखिका कहती है कि आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। यहाँ पर पड़ोस कल्चर के विषय में बताया है कि अब पड़ोस कल्चर बिल्कुल जो संस्कृति थी हमारी, हम पास पड़ोस से मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, वो सब समाप्त हो गया है।
क्योंकि जो फ्लैट में रहते हैं लोग एक दूसरे को जानते नहीं, ऊपर वाले माले में कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। सुख में दुख में कोई किसी के काम में नहीं आता। जो संस्कृति थी हमारे पड़ोस की वो सब समाप्त हो गई है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। लेखिका कहती हैं कि अब तो ये जो पड़ोस कल्चर है वो समाप्त होता जा रहा है, लेकिन मैं जब छोटी थी तो ये बहुत अधिक फलता फूलता था। मतलब पड़ोस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, आसपास के लोगों को हम जानते थे। और लेखिका कहती हैं कि मेरी बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनके जो पात्र हुआ करते थे वो मेरे आसपास के मोहल्ले के जो लोग थे उन्हीं को मैंने पात्रों के रूप में लिया है। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। लेखिका कहती हैं कि उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। यहाँ पर लेखिका ने अपने जो रचनाएं हैं उनके पात्रों का यहाँ पर जिक्र किया है। महाभोज में इतने वर्षों बाद, यहाँ पर लेखिका ने महाभोज अपने उपन्यास का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने राजनीतिक प्रपंच के ऊपर कटाक्ष किया है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक होता है 10वीं क्लास। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। लेखिका बता रही हैं कि जब तक भाई बहन और सुशीला घर पर थे तब तक किसी का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था, ना ही मैं अपने स्वयं के ऊपर ध्यान कर रही थी। जब वो घर से चले जाते हैं, बहन शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है और भाई पढ़ने के लिए चली जाती है, तब उनका ध्यान स्वयं के ऊपर जाता है और परिवार में जो पिताजी थे उनका ध्यान भी अपनी बेटी मनु भंडारी के ऊपर जाता है। शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। पिताजी का आग्रह रहता था मैं रसोई से दूर रहूं। लेखिका कहती हैं कि उस समय लोगों का एक मंतव्य होता था, वो मानते थे कि एक लड़की को रसोई का सारा काम आना चाहिए, लेकिन उनके पिताजी नए विचारों के थे। वो चाहते थे कि उनके जो लड़कियां हैं वो रसोई घर तक ही सीमित न रहे। उनके पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे, क्योंकि रसोई घर में हमेशा भट्टी जलती रहती है, खाना पकता रहता है और जो लड़की या और जो भी उस रसोई में काम करती हैं उनकी जो क्षमताएं होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं, वो उस भट्टी में उनकी वो जलकर राख हो जाती हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाती। इसलिए उनकी इच्छा थी कि उनकी जो बेटी है मनु भंडारी हमेशा रसोई घर से दूर रहे। लेखिका के पिताजी चाहते थे कि उनकी जो पुत्री है वो राजनीतिक जो पार्टियों के जमावड़े थे उनमें उनके पास बैठे बहसें करें। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, प्रिय उनको था, वो पसंद का काम था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। अभी लेखिका ने बताया है कि जब उनकी बहन चली जाती है तो अब उनके पिताजी का ध्यान उनके ऊपर जाता है अपनी पुत्री की पढ़ाई लिखाई की तरफ। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं, जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, नीतियों, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। अब लेखिका ने बताया है कि मुझे ज़्यादा रुचि तो नहीं थी, लेकिन जो देशभक्त शहीद थे, क्रांतिकारी थे, उनके प्रति मेरा आकर्षण था और उनकी जो कुर्बानियाँ थी उनसे मेरा मन आक्रांत और जोश से भर जाता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी
और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेखिका ने बताया कि 10वीं कक्षा तक मुझे विशेष रूप से कोई अधिक जानकारी नहीं थी, मुझे राजनीतिक रूप से भी कोई ज्ञान नहीं था, और मैं जो भी किताबें पढ़ती थी मैं नहीं देखती थी कि इसका लेखक कौन है, ऐसे ही मैं पढ़ने को पढ़ लेती थी। लेकिन जब 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, उस समय 10वीं के पश्चात ही कॉलेज शुरू हो जाता था, और मैं कॉलेज में जाने के पश्चात हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने कखहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। लेखिका कहती हैं कि जो शीला अग्रवाल जी हैं, उनका मेरे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा। उन्होंने साहित्य की दुनिया में मुझे प्रवेश करवाया, अर्थात साहित्य से, किताबी दुनिया से मुझे अवगत कराया। मुझे पहले कुछ पता नहीं था कि किसकी रचनाएं पढ़नी है, कैसी रचनाएं पढ़नी है, लेकिन शीला अग्रवाल जी की जो उनके संपर्क में आने के पश्चात लेखिका कहती हैं कि मेरे जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मेरे अंदर इतने ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे कि मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है, किन लेखकों की किताबें पढ़नी हैं। अब मेरे अंदर यह समझ पैदा हो चुकी थी। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उससे भी परिस्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। लेखिका कहते हैं कि 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। लेखिका कहते हैं जब हम युवा हैं और देश गुलाम है, तब हम इस प्रकार से चुपचाप बैठ कर के कैसे रह सकते हैं। जब पढ़े लिखे हैं और जब हमको देश के बारे में पता है कि हमारा देश गुलाम है, तो हम किस तरह से चुपचाप पे बैठ सकते हैं। तो जवान जो युवा थे, उनका जो खून खोलना वो बनता था। सो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। लेखिका कहती हैं कि एक तो शहर में शोर शराबा, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो कुछ न कुछ आंदोलन चलते रहते, और दूसरा घर में होता। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं। लेखिका कहते हैं कि पिताजी की सोच तो बड़ी थी, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे पुत्र घर तक ही सीमित रहे, बाहर ना निकले। उनके पिताजी थे, उनकी दोहरी सोच थी। वो एक तो चाहते थे कि उनकी बेटी उनका नाम करे, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते थे कि बेटी नाम तो करे लेकिन घर पे रह के ही करे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। लेखिका बताती हैं कि उनके पिताजी एक तरफ तो चाहते थे कि उनका नाम हो, सम्मान हो, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते थे कि इनको करने के लिए उनको बाहर भी ना निकलना पड़े। ये तो सब संभव नहीं हो सकता था। दोनों चीज़ें आप ही बताइए कैसे संभव हो सकती हैं। इसके चलते ही मैं 1-2 बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया, पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। लेखिका बताती हैं एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल जी का लेटर आता है और वो पिताजी को बुलाते हैं कि आपके लड़की के ऊपर कार्रवाई क्यों न की जाए। वो बताते हैं, पिताजी बहुत अधिक आग बबूला हो जाते हैं और बहुत गुस्सा करके वो कॉलेज में जाते हैं। वो सोचते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि ये लड़की तो ना हमें कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से से कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मैं पिताजी के, जब वो कॉलेज से आते हैं तो मैं पिताजी के क्रोध से बचने के लिए एक मित्र के घर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर छिप जाती हूँ, ताकि आने के पश्चात जो पिताजी का क्रोध है उससे मैं बच
सकूं। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं। वाले लेखिका कहती हैं कि मम्मी आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी तो खुश हैं, तब लेखिका की जान में जान आती हैं। लेखिका डरते डरते, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। उसके पिताजी कहते हैं कि सारा कॉलेज तुम्हारी बातें मानता है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट टपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। लेखिका के जो पिताजी वो कहते हैं, वो घर पर आते हैं और खुश होते हैं कि उनकी बेटी की इतनी चलती है कि सब लड़कियां उनका कहना मान लेती हैं और क्लासों से बाहर आ जाती हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर हो जाती हैं। और लेखिका सोचते हैं कहाँ तो पिताजी इतना गुस्सा करके गए थे और जब प्रिंसिपल से मिलकर आ रहे हैं तो उनके ऊपर गर्व कर रहे हैं कि उनकी बेटी अच्छा कार्य कर रही है। तो लेखिका को अपने कानों और आँखों के ऊपर विश्वास नहीं होता। अब लेखिका दूसरी घटना के विषय में बताती हैं कि सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई। यहाँ पर उन्होंने दूसरी घटना का जिक्र किया गया है कि बताया गया है कि जो पिताजी हैं उनके एक छोटी दकियानुसी मतलब छोटी सोच के एक दोस्त थे। वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बेटी मन्नू भंडारी का तो की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो तो सब लड़कों के साथ सारा दिन घूमती फिरती है, सड़कों के ऊपर घूमती है, हुड़दंग करती है, उसको तो ना कोई इज्जत आबरू है ही नहीं। इस प्रकार से वो पिताजी को सिखा देते हैं और उनके पिताजी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। अब पिताजी बहुत अधिक क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं और मन्नू को कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा घर से निकलना बंद। इन सब से बेखबर मैं रात होने पर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। एक और मित्र वहाँ पर आ जाते हैं और वो मन्नू भंडारी जी को देखते ही उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और कहते हैं आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, अर्थात मुझे तुम पर बहुत अधिक गर्व है। घर से और वो पिताजी से कहते हैं कि अरे भंडारी जी, घर से निकला भी करो, यू हैव मिस्ड, आपने इसको मिस कर दिया, आप तो चूक गए आपकी बेटी का भाषण सुनने से। और धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। एक जो छोटी सोच के मित्र थे वो तो पिताजी को गुस्सा दिलवा जाते हैं और जो दूसरे अम्बालाल जी आते हैं वो उनके अंदर जोश भर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री बहुत अच्छा, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने इसका भाषण सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो आपको यहाँ पर बधाई देने आ गया। अब लेखिका कहते हैं कि आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है क्या कि उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते जाना ही इसके मूल में रहा हो। इस प्रकार से लेखिका कहती है कि उस समय में, आज़ादी के समय पर एक लड़की का इस प्रकार भाषण देना बहुत बड़ी बात थी। लेखिका कहती हैं कि कितने तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वे, अपने पिताजी के बारे में वो बातें कर रही हैं।
क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दोनों का तो रास्ता ही टकराहटे का है। एक तो वो विशिष्ट बनना चाहते थे और दूसरी तरफ वो सामाजिक छवि को सुधारना चाहते थे। एक तो वो चाहते थे कि नाम हो और एक वो घर बैठे बैठे ही नाम कमाना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। लेखिका जी कहती हैं कि यह बिल्कुल उचित नहीं था। नाम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे ही किसी का नाम नहीं होता। जब तक हम कोई कुर्बानी नहीं देते तब तक कोई हमें याद नहीं करता। लेखिका कहती हैं कि सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यानी कि उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। लेखिका ने यहाँ पर हमारा दृष्टिपात किया है। सबसे बड़ी खुशी, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, जिसमें मनु भंडारी जी ने भी अपना विशेष रूप से योगदान निभाया था, जिसको भूला नहीं जा सकता। अब देखते हैं इसके प्रश्न। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का और किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व के ऊपर उनके पिताजी का और उनकी जो लेखिका है उनका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था। यहाँ पर हम इस प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे वो पॉइंट अप करके लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे लेखिका के पिताजी का प्रभाव किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। सकारात्मक रूप में भी और नकारात्मक रूप में दोनों प्रकार से हम उसको बताएंगे कि जो पिताजी थे वो उनके कारण उनके अंदर नकारात्मक चीज़ें भी आई, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों से भी संघर्ष करना सीखा, उनको जीवन में सकारात्मक रूप से लिया और उनसे वो आगे बढ़ी। और नकारात्मक रूप से ये लगाएंगे कि कुछ चीज़ें वो उनको चीज़ें ऐसी थी जिनके कारण उनके अंदर एक हीन भावना से वो ग्रसित रही, जिसके जो उनके जीवन में हमेशा ही बनी रही, जो कभी भी समाप्त न हो पाई। चाहे वो कितनी बड़ी लेखिका बन गई, लेकिन वो जो हीन भावना थी वो उनके जीवन में हमेशा बनी रही। और उनकी जो शिक्षिका थी मनु भंडारी जी, उनका भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। मनु भंडारी जी के प्रभाव में आने के पश्चात ही लेखिका को जो साहित्य था उसके प्रति बहुत अधिक रुचि जागृत हुई। उनको साहित्य के विषय में उन्होंने अवगत कराया कि आपको कौन सी किताबें और कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके जीवन पर इन दोनों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? लेखिका के पिताजी ने एक कहानी यह भी में बताया है कि जो रसोई घर होता है वो भटियार खाना होता है, मतलब उसमें हमेशा भट्टी जलती रहती है और भट्टी में हमेशा आग होती है और जिस पे खाना पकता रहता है। लेखिका के जो पिताजी वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भट्टी में जो भी औरत यहाँ पर काम करती है उसकी क्षमताएं, उसके जो गुण हैं, उसके विचार हैं, उसकी जो तरक्की है, जो विकास का मार्ग है, वो सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। इसलिए लेखिका के पिताजी की इच्छा थी कि उसकी जो बेटियां हैं वो रसोई घर में तक सीमित न रहें, यहाँ पर खाना बनाती न रहे, बाहर निकलें, पढ़ें लिखें और जीवन में आगे बढ़ें। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? लेखिका ने इसमें बताया कि जब कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आता है कि आपकी बेटी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए, तो ये पत्र देख करके उनके पिताजी आग बबूला हो जाते हैं। वो कॉलेज में जाते हैं तथा कॉलेज में जाने के पश्चात उनको पता चलता है कि जो 2-3 लड़कियां हैं उनके कहने पर सारे जो कॉलेज की क्लासेज हैं वो खाली हो जाती हैं। उनका कहना बहुत अधिक माना जाता है। जिस आंदोलन की वो मनु भंडारी उसकी सहेलियां अगुवाई करती है, सारे बच्चे उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। जब मनु भंडारी जी के पिताजी को इस सारी घटना का पता चला तो उनको
एकदम से अपनी बेटी के ऊपर गर्व हुआ कि वो कितना अच्छा देश के लिए कार्य कर रही है। और मन्नू भंडारी जी अपने घर पर ये सोच रही थी कि पिताजी कॉलेज से लौटते ही मेरे ऊपर बहुत अधिक क्रोध करेंगे। वो तो अपने मित्र के घर, दोस्त के घर छिप जाती है, लेकिन जब उनके पिताजी घर आते हैं और क्रोध नहीं करते बल्कि गर्व से खुशी से घर आते हैं, तब उनकी माताजी उनको पड़ोस से लेने जाती है और कहती है कि चली चल, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पिताजी गुस्सा नहीं है। तब लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और न ही अपने कानों पर। वो तो एकदम हैरान हो जाती हैं कि पिताजी गुस्सा क्यों नहीं हो रही। लेखिका की अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका मन्नू भंडारी जी की अपने पिताजी से विचारों की टकराहट हमेशा ही बनी रहती थी। उनके पिताजी की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी यश लिप्सा। वो हमेशा जीवन में चाहते थे कि उनको बड़ा ही मान सम्मान मिले, समाज में, दुनिया में उनका नाम हो, सब लोग उनको जाने और उनका सम्मान करें। लेकिन एक उसके लिए वो कोई अपना उचित कदम नहीं उठा रहे थे। वो ये भी चाहते थे कि उनकी बेटी उनका नाम करे, उनका समाज में एक नाम हो, इज्जत हो। लेकिन वो अपनी बेटी से भी ये इच्छा रखते थे कि वो नाम तो कमाए लेकिन घर से बाहर ना निकले। इस प्रकार से उनके इन विचारों के बीच में टकराहट होती है। जब कोई उनका कोई मित्र ये कहता है कि आपकी लड़की हुड़दंग मचा रही है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और कोई उनकी तारीफ करता है तो वो खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से वो दोनों विचारों को साथ में लेकर चलते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि जब तक किसी भी कार्य को हम अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तब तक वो घर पर बैठकर तो वो काम हो नहीं सकता। किसी काम को करने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। यहाँ पर लेखिका के पिता और लेखिका के विचारों की जो टकराहट थी वो बढ़ जाती थी। वो यश चाहते थे, लेकिन घर बैठे बैठे ये सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त की जा सकती थी, इस प्रकार से उनके विचारों में हमेशा मतभेद बना रहता था। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू भंडारी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। जो आत्मकथ्य लिखा है लेखिका ने अपने जीवन के विषय में बताया है, उसमें उन्होंने अपने स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने जो योगदान दिया है उसका भी बड़े अच्छे से चित्रण किया है। लेखिका ने बताया है कि उनकी एक आवाज़ पर जो कॉलेज की लड़कियां थी वो कॉलेज छोड़ करके, क्लास छोड़ करके उनके साथ आ जाती थी। वो चौपड़ पे जा करके, सड़कों पे जा करके भाषणबाजी करती थी, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरने के लिए अच्छी अच्छी जो पुस्तकें थी उनमें से कविताएं, पाठ, भाषण आदि लोगों के अंदर जोश भरने के लिए वहाँ पर उनके अंदर विचारों को वो व्यक्त करती थी, ताकि लोगों के अंदर जोश की भावना को भरा जा सके। इस प्रकार से लेखिका ने उस समय पर एक लड़की होते हुए भी अपना भरपूर योगदान दिया, अपनी भूमिका को अदा किया और खूब देश के आज़ादी दिलाने में अपने योगदान दिया। उनके इस असीम योगदान को भूला नहीं जा सकता। धन्यवाद।